और देश प्रदेश की खबरों की शुरुआत करेंगे आज की सबसे अहम खबर के साथ, ब्रेकिंग के साथ। कश्मीर के अलहदगी पसंद लीडर यासीन मलिक के खिलाफ तहकीकाती एजेंसी एनआईए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई है। एनआईए ने दिल्ली हाईकोर्ट से यासीन मलिक को सजाए मौत देने का मुतालबा किया है। इस मामले की सुनवाई पीर को होगी। दरअसल 2022 में दिल्ली की एनआईए कोर्ट ने यूएपीए और मुल्क के खिलाफ जंग छेड़ने के इल्जाम में यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। ये मामला दहशतगर्दी की फंडिंग से मुताल्लिक है, जिसमें लश्कर तैयबा का सरगना आतंकी हाफिज सईद अहम मुलजिम है। इल्जाम है कि हाफिज सईद कश्मीरी अलहदगी पसंदों और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के साथ मिलकर मुल्क और बैरून मुल्क से फंड्स इकट्ठा कर रहे थे, जिसका इस्तेमाल पथराव, स्कूलों को आग लगाने, कश्मीर में दहशतगर्दी के वाकयात को अंजाम देने जैसी सरगर्मियों में किया जा रहा था। यानी दहशतगर्द और अलहदगी पसंद इस रकम का इस्तेमाल कश्मीर के लोगों को भड़काने के लिए कर रहे थे और उनके जरिए दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मन सरगर्मियों को अंजाम दे रहे थे। इसके बाद एजेंसी ने 30 मई 2017 को केस दर्ज किया था और तहकीकात के बाद 18 मुलजिमान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें लश्कर के दहशतगर्द और उसके लीडर हाफिज सईद और सलाहुद्दीन भी शामिल हैं और उस वक्त दोनों पाकिस्तान में बैठे हैं। इस मामले में यासीन मलिक ने अदालत में खुद पर लगे इल्जामात को कबूल करते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया था, जिसके बाद अदालत ने 25 मई 2022 को यासीन मलिक को आईपीसी और यूएपीए की 10 दफात में सजा सुनाई, जिसमें 5 साल से लेकर उम्र कैद की सजा भी शामिल है। और चलिए सीधे रुक करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त CNN न्यूज 18 से अनन्या भटनागर। अनन्या, बेहद अहम ये खबर है और हम आपसे टेक्निकली इसकी डिटेल्स जानना चाहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। हिना, बहुत ही बड़ा एक कदम है जो एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से लिया गया और यासीन मलिक को जो 2 साल पहले एक अदालत ने कहा था कि उनको उम्र कैद होगी, उसको चैलेंज करते हुए एनआईए जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। साफ तौर पर कहा है कि उम्र कैद नहीं, तो यासीन मलिक को फांसी होनी चाहिए। और क्या क्या कहा गया है मैं आपको बताता हूं। पहली बात यह कही गई है कि अगर यासीन मलिक जैसे आतंकवादियों को जो कोर्ट है वो अगर कैपिटल पनिशमेंट यानी कि सजाए मौत यानी फांसी नहीं देता है, तो ये एक बहुत ही बड़ा न्यायिक प्रक्रिया पर एक बहुत बड़ा हिट देगा, एक मिसकैरेज ऑफ जस्टिस जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं वो होगा। उसके अलावा यह कहा गया है कि दशकों से यासीन मलिक जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटी यानी कि आतंकवादी गतिविधियों में जुड़ा हुआ था और इसीलिए इसको कैपिटल पनिशमेंट यानी कि एक सजाए मौत देना बहुत ही आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो देश की सेंटेंसिंग पॉलिसी है, जो कानूनी प्रक्रिया है, वो कहीं ना कहीं एक बुरा हिट लेगी और कहीं ना कहीं उसका जो है वो धराशायी हो जाएगी। इसीलिए यासीन मलिक जो है उसको सजाए मौत यानी कि कैपिटल पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। साफ तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, 2020 में जब शैलेंद्र मलिक यानी कि स्पेशल एनआईए जज जो थे, उस समय उन्होंने यासीन मलिक को उम्र कैद देते हुए यह कहा था कि क्योंकि यासीन मलिक ने खुद अपने गुनाहों को कबूल लिया है, इसीलिए यासीन मलिक को जो है उम्र कैद की सजा दी जाती है और सजाए मौत नहीं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में केस फॉल नहीं करता है। लेकिन यासीन मलिक पर बहुत ही गंभीर आरोप कोर्ट ने लगाए थे और ऑब्जर्वेशंस दिए थे कि ये कुछ दशकों से कश्मीर में सेशनिस्ट एक्टिविटी यानी कि देश को तोड़ने की जो गतिविधियां हैं उसमें कहीं ना कहीं शामिल था और इसीलिए यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा दी गई थी। लेकिन अब एनआईए का जो ये बड़ा रुख है, एनआईए का ये बड़ा कदम है, वो कितना काबिल साबित होता है दिल्ली हाईकोर्ट में, ये सोमवार को हमें मालूम चलेगा जब एक डिवीजन बेंच यानी कि 2 जजों की खंडपीठ इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी और क्या एनआईए की इस पूरी जो एनआईए ने मांगा है वो एनआईए को मिलता है या नहीं, यासीन मलिक की मुश्किलें बढ़ती हैं या नहीं, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हिना, बिल्कुल अनन्या, और अहम यह भी है कि ये एक नजीर भी होगा क्योंकि एनआईए की तरफ से इस तरह की मांग की गई है, यानी ये बड़ी बात है और इस पर लगातार अब रिएक्शंस भी आने लगे हैं, खास तौर पर उन तमाम लोगों की तरफ से जो कि कहीं ना कहीं मुतासिर रहे हैं यासीन मलिक ने जिस तरह से उनके खिलाफ तमाम तक चीजें इस्तेमाल की थी। क्या कुछ कहेंगे अनन्या?
जी बिल्कुल, बहुत बड़ा कदम है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। याद रखिए कि सबसे बड़ी देश की एजेंसी है टेरर फंडिंग और टेररिज्म यानी आतंकवादी गतिविधियों को जो है इन्वेस्टिगेट करती है, उनकी जांच करती है। और एनआईए की तरफ से एक बड़ा कदम जो है वो कहीं ना कहीं कश्मीर में एक बहुत ही बड़ी खबर की तरह उभरा है और बहुत लोगों के रिएक्शंस इस पर जरूर आएंगे, क्योंकि यासीन मलिक एक बहुत ही जाना माना चेहरा कश्मीर में हुआ करते थे। एक सेपरेटिस्ट लीडर हैं कश्मीर के बहुत बड़े, लेकिन कानून की नजर में एक टेररिस्ट हैं, टेररिस्ट करार दिए गए हैं। यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट और आईपीसी की कई धाराओं में इनको जो है कोर्ट ने कन्विक्ट किया था, उम्र कैद की सजा सुनाई थी। और अब एनआईए जो है दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर गया है कि इनको सजाए मौत यानी कि फांसी की सजा दी जानी चाहिए। हालांकि ये बहुत बड़ा कदम है। क्या यासीन मलिक की तरफ से भी इसमें कुछ कहा जाएगा या नहीं, ये सोमवार को हमें मालूम चलेगा। और क्या हाईकोर्ट इस फैसले को पलटकर यासीन मलिक को फांसी देगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है जो सोमवार को हमें देखने को मिलेगा कि क्या होता है इसमें आगे। बिल्कुल अनन्या, और यह भी अहम है कि इस तरह का जो फैसला है, इस तरह की जो बात कही गई है, वो यकीनन नजीर साबित होगी। भारत के खिलाफ अगर किसी ने भी कोई भी इस तरह की अनलॉफुल एक्टिविटीज की है तो कदम उनके खिलाफ कानूनी तौर पर उठाया जाएगा, यानी कहीं ना कहीं नजीर साबित होगा। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल साबित होगा। और जब उम्र कैद की सजा भी यासीन मलिक को दी गई थी तो भी वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल की तरह साबित हुआ था। और कहीं ना कहीं यासीन मलिक जैसे बड़े सेपरेटिस्ट लीडर जो कि कानून के नजर में टेररिस्ट है, उसको इनफैक्ट लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि कारागार की सजा सुनाए जाना बहुत बड़ा एक कदम था जो स्पेशल एनआईए जज शैलेंद्र मलिक की तरफ से लिया गया था। कोर्ट ने कहा था कि सालों साल यासीन मलिक जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटी में रहे, उन्होंने लोगों को रेडिकलाइज करने की कोशिश की और टेररिज्म को जम्मू एंड कश्मीर यानी कि कश्मीर वैली में बढ़ाने की कोशिश की। इसीलिए यासीन मलिक को जो है उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। हालांकि फांसी की सजा इसलिए नहीं दी गई थी क्योंकि यासीन मलिक ने प्लीड गिल्टी यानी कि अपने गुनाहों को कबूला था और कोर्ट को लगा था कि इसमें कहीं ना कहीं एक रिफॉर्मिस्ट बिहेवियर है। लेकिन अब एनआईए का ये बड़ा रुख क्या इस केस का कायापलट करेगा या नहीं, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये केस एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल साबित होगा टेररिज्म के केसेस में। वो लोग जो टेररिस्ट से सिंपथाइज करते हैं उनके खिलाफ भी और उनके अंदर डर पैदा करने के लिए भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कदम एनआईए की तरफ से उठाया गया है। बिल्कुल अनन्या, और इस बेहद अहम खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। दर्शकों तक इस अहम खबर से जुड़ी तमाम तर अपडेट्स हम देते रहेंगे। अनन्या भटनागर, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे CNN न्यूज 18 से अनन्या भटनागर, जो कि इस बेहद अहम केस के मुतालिक तमाम तर जानकारी दे रहे थे। उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो आपको बताएं कि कश्मीर के अलहदगी पसंद लीडर यासीन मलिक के खिलाफ तहकीकाती एजेंसी यानी एनआईए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई है। एनआईए ने दिल्ली हाईकोर्ट से यासीन मलिक को सजाए मौत देने का मुतालबा किया है। इस मामले की समाअत अब पीर को होगी। और इस वक्त की एक और अहम खबर आपको दे दें, किश्तवाड़ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। हिजबुल मुजाहिदीन का सरगर्म मिलिटेंट मोहम्मद यूसुफ चौहान गिरफ्तार किया गया है और एक चीनी ग्रेनेड उसके पास से बरामद किया गया है। फौज और पुलिस की ये मुश्तरका कार्रवाई, तो किश्तवाड़ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। हिजबुल मुजाहिदीन का सरगर्म मिलिटेंट मोहम्मद यूसुफ चौहान गिरफ्तार किया गया है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, फौज और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, बेहद बड़ी कामयाबी। हिजबुल मुजाहिदीन का सरगर्म मिलिटेंट मोहम्मद यूसुफ चौहान गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से एक चीनी ग्रेनेड भी बरामद किया गया है। तो बेहद अहम खबर किश्तवाड़ से, जहां फौज और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में ये अहम कामयाबी मिली है। हिजबुल मुजाहिदीन का एक्टिव मिलिटेंट मोहम्मद यूसुफ चौहान, उसको गिरफ्तार किया गया है। एक चीनी ग्रेनेड भी उसके पास से बरामद किया गया है। फौज और पुलिस की ये मुश्तरका कार्रवाई है। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से अब सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वहां पर अपना तमाम तर जो उनका सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। तमाम तर कार्रवाइयां जो है वो की जा रही हैं। उसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर किश्तवाड़ पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है।
हिजबुल मुजाहिदीन का सरगर्म मिलिटेंट मोहम्मद यूसुफ चौहान गिरफ्तार किया गया है। सीधे रुख करना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडिटर न्यूज 18 JKLH तेजेन सिंह सोडी। तेजेन जी, बेहद अहम खबर, बड़ी कामयाबी किश्तवाड़ पुलिस को मिली है, डिटेल्स चाहेंगे आपसे। देखिए, है ना, बिल्कुल सही कहा आपने। एक बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों के लिए किश्तवाड़ में, क्योंकि किश्तवाड़ अगर देखें तो ये वो जगह है जहां पर पाकिस्तान लगातार ये कोशिश कर रहा है कि आतंकवाद को किसी तरीके से रिवाइव किया जाए, क्योंकि किश्तवाड़ से अभी किश्तवाड़, डोडा, रामबन ये वो इलाके हैं जहां से आतंकवाद का बिल्कुल सफाया हो चुका है। एक टाइम पे ये इलाके जो थे आतंकवाद का हॉटबेड माने जाते थे, लेकिन जो सुरक्षा बलों के एफर्ट्स की वजह से अभी आतंकवाद का सफाया कर दिया गया है इन इलाकों से। लेकिन पाकिस्तान की एक साजिश जो है वो लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके इन इलाकों में आतंकवाद को फिर से रिवाइव किया जाए, और उसके लिए लोगों को रेडिकलाइज किया जा रहा है, यूथ को। अगर आपको याद होगा, कुछ दिन पहले ही सुरक्षा बलों ने ये कहा था कि मैसेजिंग ऐप्स के जरिए यहाँ पर जो किश्तवाड़ के यूथ हैं उन्हें रेडिकलाइज करने की कोशिश की जा रही है। कई ऐसे वहां के किश्तवाड़ के रहने वाले जो पूर्व आतंकी हैं जो पाकिस्तान POK में रह रहे हैं, उनके खिलाफ भी सुरक्षा बलों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने, किश्तवाड़ पुलिस ने FIR दर्ज की है। कईयों के खिलाफ NIA ने भी नोटिस जारी किया है, अरेस्ट वारंट भी उन लोगों के खिलाफ इशू हुए हैं। तो उसी कड़ी में आज सुरक्षा बलों को एक कामयाबी मिली जब उन्हें ये पता चला कि एक एक्टिव टेररिस्ट है जो छेरछी किश्तवाड़ में छुपा हुआ है। उसके बाद वहां पर सुरक्षा बलों ने जो अपना ऑपरेशन लॉन्च किया, उसके बाद इसे अरेस्ट कर लिया गया, जिसकी आइडेंटिटी मोहम्मद यूसुफ चौहान के नाम से की गई है। ये छेरछी किश्तवाड़ का रहने वाला है और कई केसों में जो आतंक के कई केस हैं उनमें मुलविस है। इसके खिलाफ FIR नंबर 117/2023 अंडर सेक्शन 13, 18, 39 UAPA 4/5 और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट जो है वो भी पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ में रजिस्टर की गई है। इसके कब्जे से एक चाइनीज ग्रेनेड भी मिला है। अभी इसकी जो इंट्रोगेशन है, इसकी पूछताछ है, वो चल रही है। जी हिना जी, तेजन जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अभी तक हम देखते रहे हैं कि जो OGWs हैं उनके ऊपर खास तौर पर कार्रवाई की जा रही है, और अब ये एक्टिव टेररिस्ट का इस तरह से गिरफ्तार किया जाना बेहद बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। देखिए हिना, बिल्कुल सही कहा आपने। जो अभी फोकस है सुरक्षा बलों का वो पूरी तरह से कश्मीर, चाहे जम्मू का रीजन हो चाहे कश्मीर हो, वहां से आतंकवाद का सफाया करना है। उस पे जो एक फुल स्टॉप है वो लगाना है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा ही कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी जम्मू कश्मीर में हालात खराब किए जाएं। और जो OGW नेटवर्क है ये बैकबोन का काम करता है आतंकवादियों के लिए, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह लॉजिस्टिक पहुंचाना हो, एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन पहुंचानी हो, और आतंकवादियों को खाना और रहने की जो जगह है वो प्रोवाइड करना, ये सारा जो अरेंजमेंट है ये OGW को करनी पड़ती है। पहले एक ऐसा टाइम होता था जब OGW को अगर अरेस्ट भी किया जाता था, लेकिन क्योंकि वो खुद जो आतंकी गतिविधियों में मुलविस नहीं होता था, किसी आतंकवादी घटना उसने अंजाम नहीं दी होती थी, तो उसे कोई ज्यादा कार्रवाई नहीं होती थी, उसे छोड़ दिया जाता था। लेकिन अब जो है जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, चाहे जो सरकार है, उन्होंने ये जो OGW नेटवर्क है उस पे भी एक किस्म का जो शिकंजा है उसे टाइट किया है, उसे शिकंजे को कसा है, जिस वजह से आप देख लीजिए कि इस वक्त जम्मू कश्मीर OGW नेटवर्क का भी पूरी तरह से जो सफाया है वो किया जा रहा है। जी बिल्कुल तेजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे सीनियर एडिटर न्यूज 18 JKLH तेजेन सिंह सोडी, जो कि इस बेहद अहम मामले पर तमाम तर जानकारी दे रहे थे। और आपको बताएं कि किश्तवाड़ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। हिजबुल मुजाहिदीन का सरगर्म टेररिस्ट यानी एक्टिव टेररिस्ट मोहम्मद यूसुफ चौहान गिरफ्तार किया गया है। एक चाइनीज ग्रेनेड भी बरामद किया गया है। फौज और पुलिस की ये मुश्तरका कार्रवाई है जिसमें बड़ी कामयाबी मिली है। और ब्रेक के बाद देश प्रदेश में आज की सबसे अहम खबर, नए पार्लियामेंट हाउस का वीडियो शेयर करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा कि हर हिंदुस्तानी को इस पर फख्र होगा। ट्विटर पर वीडियो पोस्ट करते हुए
पीएम ने लोगों से अपील की है कि वो अपने वॉइस ओवर के साथ माई पार्लियामेंट माई प्राइड हैशटैग के साथ वीडियोस बनाएं। पीएम ने ट्विटर पर लिखा कि हर भारतवासी को पार्लियामेंट हाउस की नई इमारत पर फख्र होगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने वॉइस ओवर के साथ शेयर करें, जिससे आपके ख्यालात का पता चलता है। मैं इनमें से कुछ को रीट्वीट करूंगा। माई पार्लियामेंट माई प्राइड हैशटैग इस्तेमाल करना न भूलें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 28 मई को पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह करेंगे। कांग्रेस समेत 19 अपोजिशन जमातों ने नई पार्लियामेंट की इफ्तिताही तकरीब का बाइकॉट करने का फैसला किया है। इनका कहना है कि इसका इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बजाय सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए। आपके स्क्रीन पर जो वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं, यही वो वीडियो है जो पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। आप खुद भी चाहें तो अपना वॉइस ओवर करके इसे पोस्ट कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकज में बीजेपी हुकूमत ने 9 साल मुकम्मल कर लिए हैं। 9 साल मुकम्मल होने पर कांग्रेस ने बीजेपी से 9 सवाल पूछे हैं। इसका जवाब बीजेपी रुकने पार्लियामेंट और साबिक मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने अपने अंदाज में दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से पूछे गए 9 सवालात झूठ का पुलिंदा है। उन्होंने ये भी कहा कि आप तनकीद जरूर कीजिए, लेकिन तनकीद से मुल्क के अज़्म को कमजोर ना करें। साबिक मरकजी वजीर ने कहा कि आज हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गया है। आज 16,000 करोड़ रुपए की दिफाई बरामदात हो रही है। हिंदुस्तान मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का दूसरा बड़ा सनतकार बन गया है, लेकिन कांग्रेस को यह सब नजर नहीं आता। कांग्रेस पार्टी करप्शन पर सवाल पूछ रही है। कमाल है साहब। जहां फोन बैंकिंग ऑर्डर में था, इसको दो उसको नहीं दो, और जहां पर क्या 2G, क्या कॉमनवेल्थ, क्या आदर्श घोटाला, क्या बोफोर्स, क्या वो एस बैंड अंतरिक्ष घोटाला, क्या सबमरीन घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, मैं इसकी बात करूं क्या? कांग्रेस ने अपने लिए 4C ग्रेडिंग चुना है। कट, कमीशन, करप्शन, कांग्रेस। द कांग्रेस ग्रेडिंग इज 4C, कट, कमीशन, करप्शन, कांग्रेस। यह है कांग्रेस। और वो आज जब देश की इकोनॉमी इतनी ओपन हो गई है, पूंजी निवेश आ रहा है, दुनिया भारत को विश्वास कर रही है, तो इस तरह की बातें करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बात मुझे कहनी थी, कांग्रेस पार्टी PSU की समर्थक है। आज तो गलवान और दोकोलाम में भारत ने अपनी साख दिखाई है कि नहीं? ये नरेंद्र मोदी की अगुवाई का ही भारत है जिसने 300 चाइनीज टिकटॉक को बैन किया कि नहीं? वो हिम्मत दिखाई कि नहीं दिखाई? ये भारत ही है जिसने 370 बैन किया, ट्रिपल तलाक बैन किया, और आतंकवादियों पर क्या हमला किया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार की हिम्मत है कि क्या उरी हो या बालाकोट हो, घर में घुसकर हमला किया और ठंडा किया। कांग्रेस के मित्रों से एक ही बात कहूंगा, कृपा कर करके मोदी की नफरत से थोड़ा ऊपर आइए। हां, आप 2 बार हारे हैं बुरी तरह से, 24 में भी आपका हाल हो ही होगा। आप लोकतंत्र में विश्वास करते हैं तो मैं अपेक्षा करूंगा कि आलोचना करिए। आज जिस तरह के ट्वीट किए हैं जयराम रमेश ने, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। क्या भाषा है वो? हम इस डिस्कोर्स को कहां गिरा रहे हैं? प्रधानमंत्री के खिलाफ। मैं बहुत भर्त्सना करता हूं उस ट्वीट की। वहीं कांग्रेस 27 से 30 मई तक मुल्क के 35 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करेगी, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत की नाकामियों को उजागर किया जाएगा। मोदी हुकूमत के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी की 9 खामियां गिनवाई हैं। इसके लिए मौके पर सवालात पर मबनी एक किताबचा भी जारी किया गया है, जिसमें तमाम पूछे गए सवालात दर्ज हैं। कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री जी से 9 सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के समय पहले उठाया था, बार बार उठाते रहे, कोई जवाब नहीं आया सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री की ओर से। और आज के दिन
हम मजबूर हैं कि वही 9 सवाल हमें फिर से उठाना पड़ रहा है और हम चाहते हैं कि इन 9 सवालों पर प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़े। दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को आम पासपोर्ट जारी करने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है। अदालत ने राहुल गांधी को 3 साल के लिए यह सर्टिफिकेट जारी किया है। राहुल गांधी को सूरत की निचली अदालत से मुजरिम करार दिए जाने के बाद उनकी पार्लियामेंट की रुकनीत मंसूख कर दी गई थी। इसी के बाद राहुल गांधी ने अपना सिफारती पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था और आम पासपोर्ट के लिए अदालत का रुख किया था। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में मुलजिम हैं और बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी इस केस में शिकायत कुनिंदा हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज कर रहे पहलवानों ने 28 मई को नई पार्लियामेंट के सामने महिला सम्मान महापंचायत के इनेकाद का ऐलान कर दिया है। इसके लिए तमाम तर तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। रेसलर्स मुल्क भर से हिमायत हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत में पहलवानों का कहना रहा कि महापंचायत पूरी तरह पुरअमन और नज़्ब ज़ब्त के साथ मुनक़्क़िद की जाएगी। इस महापंचायत में मुल्क भर से ख़वातीन, किसानों और खाप पंचायतों के नुमाइंदे बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे। इसकी जानकारी साक्षी मलिक ने दी। मई को नए संसद भवन के सामने हम महिला सम्मान महापंचायत कर रहे हैं। महिला सम्मान महापंचायत में हम देश की सभी महिलाओं को आमंत्रित करते हैं। जितनी भी महिला सांसद और विधायक हैं, चाहे वे किसी भी पार्टी की हो, सभी इस महापंचायत में जरूर आए। इस महापंचायत में 5 महिला खिलाड़ी, महिला संगठन की नेता और सशक्त ग्रामीण महिला अपनी बात रखेंगी और देश की महिलाएं उस दिन कोई भी बड़ा फैसला ले सकती हैं। हम शांति चाहते हैं। जितने भी हमारे समर्थन में लोग आ रहे हैं, किसान संगठन है, महापंचायतें हैं, कोई भी संगठन है, वो आ रहे हैं। जहाँ पे आपको पुलिस रोके, आप वहीं रुक के वहीं बैठ जाना। हमें कोई भी इंसान नहीं चाहिए है। हम वहीं बैठ के, अगर रोकती है पुलिस तो वहीं से पंचायत शुरू करेंगे। आप अपने वीडियो बनाकर जो आप लोग वहाँ फैसला लेंगे वो हमें भेज दीजिए। वो सारे एक जगह बैठ के वही फैसले दोबारा से उन पर चर्चा करके और वो बड़े फैसले लिए जाएंगे। दिल्ली के राज्यपाल अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को खत लिखकर नीति आयोग की मीटिंग में शिरकत से माजूरी का इजहार किया है। केजरीवाल ने अपने खत में लिखा, अगर मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मानने से इनकार करते हैं तो लोग इंसाफ के लिए कहां जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब, आप मुल्क के बाप की तरह हैं। आप गैर बीजेपी हुकूमतों को काम करने दें, उनका काम ना रोकें। लोग आपके ऑर्डिनेंस से बहुत नाराज हैं। मेरे लिए कल नीति आयोग की मीटिंग में शिरकत करना मुमकिन नहीं होगा। काबिल जिक्र है कि दिल्ली हुकूमत और मरकजी हुकूमत के दरमियान लड़ाई की वजह इक़्तिदार को लेकर है। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में अफसरान के तबादले और तैनाती दिल्ली हुकूमत के पास होगी। इसके बाद 20 मई को मरकजी हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस लाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये हुकूक दे दिए। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल मरकजी हुकूमत के इस ऑर्डिनेंस की मुखालिफत कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अमरावती से आजाद रुकने पार्लियामेंट नवनीत राणा ने नए पार्लियामेंट हाउस के इफ्तिताह को लेकर जारी तनाज़े पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया और कहा कि हम पूरे जोशो खरोश के साथ इफ्तिताही तकरीब में हिस्सा लेंगे। नवनीत राणा ने कहा कि अपोजिशन की मुखालिफत इसलिए है कि मोदी जी ने वो काम किया जो वो सोच भी नहीं सकते थे और वक्त से पहले कर दिखाया। नवनीत राणा ने क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। इंडियन ने और इंडियन कारागारों ने और इंडियन ही सब दिमाग लगा के नया पार्लियामेंट बना है। तो मुझे लगता है ये विरोधकों को तकलीफ क्या है? विरोधकों को तकलीफ ये है कि वो मोदी जी ने बनाई है। विरोधकों को मुझे लगता है ये तकलीफ है कि जो वो कर नहीं सके वो मोदी जी ने कर दिखाया है। विरोधकों को ये तकलीफ है सीमा से बहुत पहले जो काल निश्चिंत किया था उससे बहुत पहले और उनके शब्दों पे वो खड़े रहे और उन्होंने वो कंप्लीट करके ये सेशन भी वो नए पार्लियामेंट में होगा। तो मुझे लगता है विरोधकों की सोच से कई परे मोदी जी हैं। वो एक लाइन हमारे पूरे देश में चलती है और वो यही है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। वो चीज ये देश में हर जगह दिखाई दी है। जब
कई लोग जो रिप्रेजेंटेटिव करते थे, सिर्फ सदस्य होने के नाते जब वो मुंबई में आके सी लिंक का उद्घाटन करते थे, ना ही मुख्यमंत्री। देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।